अभी तक ये पक्का नहीं हो पाता था कि जानवर सपने देखते हैं कि नहीं देखते, क्योंकि जब तक जानवर कहे ना तब तक कैसे पता चले। हमारा भी पता इसलिए चलता है कि हम सुबह कह सकते हैं कि हमने सपना देखा, क्योंकि जानवर नहीं कह सकता तो कैसे पता चले कि जानवर सपना देखता है या नहीं देखता। बहुत तकलीफ से लेकिन रास्ता खोज लिया गया। एक आदमी ने बंदरों पर वर्षों मेहनत की ये बात जांचने के लिए वो सपने देखते हैं कि नहीं। अब सपना बहुत निजी चौथे बादी की बात है, बहुत निजी बात है, पर उसकी जांच की उसने जो व्यवस्था की वो समझने जैसी। उसने बंदरों को फिल्म दिखानी शुरू की, पर्दे पर फिल्म दिखानी शुरू की, और जैसे ही फिल्म चलनी शुरू हो नीचे से बंदर को शाख देने शुरू की बिजली की, और उसकी कुर्सी पर एक बटन लगा रखी जो उसको सिखा दी कि जब भी उसको शाख लगे तो बटन बंद कर दे तो शाख लगना बंद हो जाए। फिल्म शुरू हो और शाख लगे और वो बटन बंद करे, ऐसा उसका अभ्यास कराया। फिर उस कुर्सी पे उसको सो जाने दिया। जब उसका सपना चला तो उसको घबराहट हुई कि शाख न लग जाए। नींद में उसको घबराहट हुई, क्योंकि वो सपना और पर्दे पे फिल्म एक ही चीज है उसके लिए। उसने तत्काल बटन दबाई। इस बटन के दबाने का बार बार प्रयोग करने पर ख्याल में आया कि उसको कभी सपना चलता तब वो बटन दबा देता फौरन। अब सपने जैसी गहरी भीतर की दुनिया के, वो भी बंदर की, जो कह ना सके, बाहर से जांच का कोई उपाय खोजा जा सका। साधकों ने चौथे शरीर के भी बाहर से जांचने के उपाय खोज लिए, और अब तय किया जा सकता है कि जो हुआ वो सच है या गलत, वो मिथ्या है या सही। जिस कुंडलनी का तुमने चौथे शरीर पर अनुभव किया वो वास्तविक है या झूठ। सिर्फ साइकिक होने से झूठ नहीं होती, फॉल्स साइकिक स्थितियां भी हैं और ट्रू साइकिक स्थितियां भी। यानी जब मैं कहता हूं कि वो मनस की है बात, तो इसका मतलब ही नहीं होता कि झूठ हो गई। मनस में भी झूठ हो सकती है और मनस में भी सही हो सकती है। तुमने एक सपना देखा रात, यह सपना एक सत्य है क्योंकि यह घटा, लेकिन सुबह उठ के तुम ऐसे सपने को भी याद कर सकते हो जो तुमने देखा नहीं, लेकिन तुम कह रहे हो कि मैंने देखा, तब यह झूठ है। एक आदमी सुबह उठ के कहता है कि मैं सपना देखते ही नहीं। हजारों लोग हैं जिनको ख्याल है कि वो सपने नहीं देखते, वो सपने देखते, क्योंकि सपने जांचने के अब बहुत उपाय हैं जिनसे पता चलता है कि वो रात भर सपने देखते, लेकिन सुबह वो कहते हैं हमने सपने देखे ही नहीं। तो वो जो कह रहे हैं बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, हालांकि उन्हें पता नहीं, असल में उनको स्मृति नहीं बचती सपने की। इससे उल्टा भी हो रहा है, जो सपना तुमने कभी नहीं देखा उसकी भी तुम सुबह कल्पना कर सकते हो तुमने देखा, वो झूठ होगा। सपना कहने से कुछ झूठ नहीं हो जाता, सपने के अपने यथार्थ हैं। झूठा सपना भी हो सकता है, सच्चा सपना भी। मेरा मतलब समझे, सच्चे का मतलब ये कि जो हुआ है सच में हुआ है, और ठीक ठीक तो सपने को तुम बता ही नहीं पाते सुबह। मुश्किल से कोई आदमी है जो सपने की ठीक रिपोर्ट कर सके। इसलिए पुरानी दुनिया में जो आदमी अपने सपने की ठीक ठीक रिपोर्ट कर सकता था उसकी बड़ी कीमत हो जाती। उसकी बड़ी कठिनाइयां हैं सपने की रिपोर्ट ठीक से देने की। बड़ी कठिनाई तो यह है कि जब तुम सपना देखते हो तब उसका सीक्वेंस अलग होता है, और जब याद करते हो तब उल्टा होता है। फिल्म की तरह जब हम फिल्म देखते हैं तो शुरू से देखते हैं, पीछे की तरफ। सपना जब आप देखते हैं नींद में, तो जो घटना पहले घटी वो स्मृति में सबसे बाद में घटेगी, क्योंकि वो सबसे पीछे दबी रह गई। जब तुम सुबह उठते हो तो सपने का आखिरी हिस्सा तुम्हारे हाथ में होता है, और उससे तुम पीछे की तरफ याद करना शुरू करते हो। ये ऐसे ही उपद्रव का काम है जैसे कोई किताब को उल्टी तरफ से पढ़ना शुरू करे और सब शब्द उल्टे हो जाएं और वो डगमगा जाए, इसलिए थोड़ी दूर तक ही जा पाते हो सपने में, बाकी सब गड़बड़ हो जाती। उसे याद रखना और उसको ठीक से रिपोर्ट कर देना बड़ी कला की बात। इसलिए हम आमतौर से गलत रिपोर्ट करते हैं, जो हमने नहीं हुआ होता वो रिपोर्ट करते हैं। बहुत कुछ खो जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ जुड़ जाता है। ये जो चौथा शरीर है सपना, इसकी ही घटना है। इस चौथे शरीर की बड़ी संभावनाएं हैं।
जितनी भी योग में सिद्धियों का वर्णन है वो इस सारे चौथे शरीर की ही व्यवस्था है। और निरंतर योग ने सचेत किया है कि उनमें मत जाना। सबसे बड़ा डर यही है कि उसमें मिथ्या में जाने की बहुत उपाय है और भटक जाने की बड़ी संभावना है। और अगर वास्तविक में भी चले जाओ तो भी उसका आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। तो जब मैंने कहा कि कुंडलिनी साइकिक है तो मेरा मतलब यह था कि वो इस चौथे शरीर की घटना है वस्तुतः। इसलिए फिजियोलॉजिस्ट तुम्हारे इस शरीर को जब खोजने जाएगा तो उसमें कोई कुंडलिनी नहीं पाएगा। तो तुम सारी दुनिया के सर्जन डॉक्टर कहेंगे कि कहां की फिजूल की बातें कर रहा है, कुंडलिनी जैसी कोई चीज इस शरीर में नहीं, तुम्हारे चक्र इस शरीर में कहीं भी नहीं। वो चौथे शरीर की व्यवस्था है, वो चौथा शरीर, लेकिन सूक्ष्म उसे पकड़ा नहीं जा सकता। पकड़ में तो यही शरीर आता है, लेकिन उस शरीर और इस शरीर के तालमेल पड़ते हुए स्थान है। जैसे कि हम 7 कागज रख लें और एक अल्पीन 7 कागज में डाल दें और एक छेद 7 कागज में एक जगह पर हो जाए। अब समझ लो कि पहले कागज पर छेद विदा हो गया, नहीं, फिर भी दूसरे कागज पर, तीसरे कागज पर जहां छेद है उससे करस्पॉन्ड करने वाला स्थान पहले कागज पर भी है। छेद तो नहीं, इसलिए पहले कागज की जांच पे वो छेद नहीं मिलेगा, लेकिन पहले कागज पर भी करस्पॉन्डिंग कोई बिंदु है जिसको अगर हाथ रखा जाए तो वो तीसरे चौथे कागज पर जो बिंदु है उसी जगह पर होगा। तो इस शरीर में जो चक्र है, कुंडलिनी है, जो बात है, वो इस शरीर की नहीं, वो इस शरीर में सिर्फ करस्पॉन्डिंग बिंदुओं की है। और इसलिए कोई शरीर शास्त्री इंकार करे तो गलत नहीं कह रहा है। वहां कोई कुंडली नहीं मिलती, कोई चक्र नहीं मिलता, वो किसी और शरीर पर है, लेकिन इस शरीर से संबंधित बिंदुओं का पता लगाया जा सकता है। तो कुंडलिनी चौथे शरीर की घटना है, इसलिए मैंने कहा साइकिक है। और जब मैं कह रहा हूं कि ये साइकिक होना, ये मानसिक होना भी 2 तरह का हो सकता है, गलत और सही, तो मेरी बात तुम्हारे ख्याल में आ जाएगी। गलत तब होगा जब तुमने कल्पना की, क्योंकि कल्पना भी चौथे शरीर की ही स्थिति है। जानवर कल्पना नहीं कर पाते, तो जानवर का अतीत थोड़ा बहुत होता है, भविष्य बिल्कुल नहीं होता। इसलिए जानवर निश्चिंत है, क्योंकि चिंता सब भविष्य के बोध से पैदा होती। जानवर रोज अपने आसपास किसी को मरते देखते हैं, लेकिन ये कल्पना नहीं कर पाते कि मैं मरूंगा। इसलिए मृत्यु का कोई भय जानवर को नहीं। आदमी में भी बहुत आदमी हैं जिनको ये ख्याल नहीं आता कि मैं मरूंगा। तो भी ख्याल आता है कोई और मरता है, कोई और मरता है, कोई और मरता है, मैं मरूंगा इसका ख्याल नहीं आता। उसका कारण सिर्फ यह है कि चौथे शरीर में कल्पना जितनी विस्तीर्ण होनी चाहिए कि दूर तक देख पाए, वो नहीं हो रहा। अब इसका मतलब यह हुआ कि कल्पना भी सही होती और मिथ्या होती। सही का मतलब सिर्फ यह है कि हमारी संभावना दूर तक देखने की, जो अभी नहीं है उसको देखने की संभावना कल्पना की बात है। लेकिन जो होगा ही नहीं, जो है ही नहीं, उसको भी मान लेना कि हो गया है और है, वो मिथ्या कल्पना हो गई। तो कल्पना का अगर ठीक उपयोग हो तो विज्ञान पैदा हो जाता है, क्योंकि विज्ञान सिर्फ एक कल्पना है प्राथमिक रूप से। हजारों साल से आदमी सोचता है कि आकाश में उड़ेंगे। जिस आदमी ने यह सोचा है आकाश में उड़ेंगे, बड़ा कल्पनाशील रहा होगा। लेकिन अगर किसी आदमी ने यह न सोचा होता तो राइट ब्रदर्स हवाई जहाज नहीं बना सकते थे। हजारों लोगों ने कल्पना की है और सोचा है कि हवाई जहाज में उड़ेंगे, इसकी संभावना को जाहिर किया है। फिर धीरे धीरे संभावना प्रकट होती चली गई, खोज हो गई और बात हो गई। फिर हम सोच रहे हैं हजारों वर्षों से कि चांद पर पहुंचेंगे। वो कल्पना थी, उस कल्पना को जगह मिल गई, लेकिन वो कल्पना ऑथेंटिक थी, यानी वो कल्पना मिथ्या के मार्ग पर नहीं थी। वो कल्पना भी उस सत्य के मार्ग पर थी जो कल आविष्कृत हो सकता है। तो वैज्ञानिक भी कल्पना कर रहा है, एक पागल भी कल्पना कर रहा है। तो अगर मैं कहूं कि पागलपन भी कल्पना है और विज्ञान भी कल्पना है, तो तुम ये मत समझ लेना कि दोनों एक ही चीज है। पागल भी कल्पना कर रहा है, लेकिन वो ऐसी कल्पनाएं कर रहा है जिनका वस्तु जगत से कभी कोई तालमेल न है, न हो सकता है।
वैज्ञानिक भी कल्पना कर रहा है, लेकिन ऐसी कल्पना कर रहा है जो वस्तु जगत से तालमेल रखती है, और अगर कहीं तालमेल नहीं रखती है तो तालमेल होने की संभावना है पूरी की पूरी। तो इस चौथे शरीर की जो भी संभावनाएं हैं उनमें सदा डर है कि हम कहीं भी चूक जाएं और मिथ्या का जगत शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस चौथे शरीर में जाने के पहले सदा अच्छा है कि हम कोई अपेक्षाएं लेके ना जाएं, एक्सपेक्टेशंस ना हो, क्योंकि ये चौथा शरीर मनस शरीर है। जैसे कि मुझे अगर जमीन इस मकान से नीचे उतरना है वस्तुतः, तो मुझे सीढ़ियां खोजनी पड़ेंगी, लिफ्ट खोजनी पड़ेगी। लेकिन मुझे अगर विचार में उतरना है तो लिफ्ट और सीढ़ी की कोई जरूरत नहीं, मैं यहीं बैठ के उतर जाऊंगा। तो विचार और कल्पना में खतरा यह है कि चूंकि कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ विचार करना पड़ता है, कोई भी उतर सकता है। और अगर अपेक्षाएं लेके कोई गया तो जो अपेक्षाएं लेके जाता है उन्हीं में उतर जाएगा, क्योंकि मन कहेगा कि ठीक है, कुंडलनी जगानी, ये जाग गई, और तुम कल्पना करने लगोगे कि जाग रही जाग रही जाग गई, और तुम्हारा मन कहेगा कि बिल्कुल जाग गई और बात खत्म हो गई, कुंडलनी उपलब्ध हो गई, चक्र खुल गए, ऐसा हो गया। लेकिन इसको जांचने की कोई कसौटी है, और वो कसौटी ये है कि प्रत्येक चक्र के साथ तुम्हारे व्यक्तित्व में आमूल परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन की तुम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो परिवर्तन वस्तु जगत का हिस्सा है। जैसे कुंडलनी जगे तो शराब नहीं पी जा सकती, असंभव है, क्योंकि वो जो मनस शरीर है वो सबसे पहले शराब से प्रभावित होता है। वो बहुत डेलिकेट है, इसलिए बड़ी हैरानी की बात जान के होगी कि अगर स्त्री शराब पी ले और पुरुष शराब पी ले, तो पुरुष शराब पी के इतना खतरनाक कभी नहीं होता जितनी स्त्री शराब पी के खतरनाक हो जाती। उसका मन शरीर और भी डेलिकेट है। अगर एक पुरुष और एक स्त्री को शराब पिलाई जाए तो पुरुष शराब पी के इतना खतरनाक कभी नहीं होता जितना स्त्री हो जाए। स्त्री तो इतनी खतरनाक सिद्ध हो शराब पी के होती जिसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल। उसके पास और भी डेलिकेट मेंटल बॉडी है जो इतनी शीघ्रता से प्रभावित होती है कि फिर उसके बस के बाहर हो जाती है। इसलिए स्त्रियों ने आमतौर से नशे से बचने की व्यवस्था कर रखी है, पुरुष की बजाय ज्यादा। इस मामले में उन्होंने समानता का दावा अब तक नहीं किया था, लेकिन अब वो कर रही। वो खतरनाक होगा। जिस दिन भी वो इस मामले में समानता का दावा करेंगी उस दिन पुरुष के नशे करने से जो नुकसान नहीं हुआ वो स्त्री के नशे करने से होगा। ये जो चौथा शरीर है इसमें सच में ही कुंडलनी जगी है। ये तुम्हारे कहने और अनुभव करने से सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो तो झूठ में भी तुम्हें अनुभव होगा और तुम कहोगे नहीं। वो तो तुम्हारा जो वस्तु जगत का व्यक्तित्व उससे तय हो जाएगा कि वो घटना घटी है या नहीं घटी है, क्योंकि उसमें तत्काल फर्क पड़ने शुरू हो जाए। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि आचरण जो है वो कसौटी है, साधन नहीं। भीतर कुछ घटा है उसकी कसौटी, और प्रत्येक प्रयोग के साथ कुछ बातें अनिवार्य रूप से घटना शुरू होंगी। चौथे शरीर की शक्ति के जगने के बाद किसी भी तरह का मादक द्रव्य नहीं लिया जा सकता। अगर लिया जाता है और उसमें रस है तो जानना चाहिए कि किसी मिथ्या कुंडलनी के ख्याल में पड़ गए हो, वो नहीं संभव है। जैसे कुंडलनी जागने के बाद हिंसा करने की वृत्ति सब तरफ से विदा हो जाए। हिंसा करना ही नहीं, हिंसा करने की वृत्ति। क्योंकि हिंसा करने की जो वृत्ति है, हिंसा करने का जो भाव है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की जो भावना और कामना है, वो तभी तक हो सकती है जब तक कि तुम्हारी कुंडलनी शक्ति नहीं जगी है।
जिस दिन वो जगती है उसी दिन से तुम्हें दूसरा नहीं दिखाई पड़ता कि उसको तुम नुकसान पहुंचा सको, उसको तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और तब तुम्हें हिंसा रोकनी नहीं पड़ेगी, तुम हिंसा नहीं कर पाओगे। और अगर तब भी रोकनी पड़ रही हो तो जानना चाहिए कि वो जगी नहीं। अगर तुम्हें अब भी संयम रखना पड़ता हो हिंसा पर, तो समझना चाहिए कि अभी कुंडली नहीं जगी है। अगर आंख खुल जाने पर भी तुम लकड़ी से टटोल के चलते हो, तो समझ लेना चाहिए आंख नहीं खुली है। भला तुम कितने कहते हो कि आंख खुल गई,